Hello students, welcome to my channel Physics Freeze. So in today's class we are going to start with a few numerical problems that are important from exam point of view. और ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते इट मीन्स आपने चैप्टर को अच्छी तरह से नहीं समझा है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर 1. तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, यू कैन नोट ऑल्सो. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ टिप ऑफ मिनट्स हैंड of a clock if the distance from center to tip of minutes hand is 10 centimeter. So question here is clear. क्या क्वेश्चन है हमारे पास? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपके पास एक घड़ी है, यू आर हैविंग ए वॉच. लेट सपोज हम एक वॉच यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं और उस घड़ी की मिनट वाला जो हैंड है, मिनट वाला हैंड मतलब जो मिनट्स बताता है हमें, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट, वो जो मिनट वाला हैंड है सेंटर से उसकी जो टिप है, टिप कितनी दूर है? 10 सेंटीमीटर दूर है. 10 सेंटीमीटर उसकी टिप, ये जो टिप है ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट, टिप और सेंटर के बीच में दूरी, मतलब जो आपके पास जो सुई है उसकी जो लंबाई है वो कितनी की दी गई है, दैट इज गिवन, दैट इज 10 सेंटीमीटर. एंड वी नीड टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ दिस मिनट्स हैंड. मिनट हैंड मतलब जो मिनटों वाली जो सुई है उसकी स्पीड पता करनी है. हमें पता है, लेट सपोज इसको क्लॉक को हम कंप्लीट कर लेते हैं. यहाँ 12 लिख लेते हैं, 1 2 और फिर यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12. अब ये जो सुई है यहाँ पर है, जो मिनटों वाली सुई है, मिनटों वाली सुई मतलब ये पूरा एक चक्कर घूम के यहाँ पर आने में इसे कितना टाइम लगेगा? इट विल टेक 60 मिनट्स, मतलब 1 घंटे बाद ये सुई वापस यहाँ पर पहुँच जाएगी. ये मिनटों वाली सुई है. दूसरी कौन सी होती है हमारे पास? एक छोटे वाली सुई होती है जो हमें बताती है आवर्स कि कितना टाइम हुआ है. हमारे पास यहाँ पर मिनटों वाली जो सुई है वो 10 सेंटीमीटर लंबी है और हमें पता है कि अगर अभी जो टाइम है वो ये है तो 1 घंटे बाद ये सुई घूम करके फिर वापस यहाँ पर आएगी और इसको टाइम कितना लगेगा? 60 मिनट्स लगेंगे. और ऑब्वियसली ये क्लियर है कि ये जो सुई है वो किस में घूम रही है? सर्कल में घूम रही है. और जब सुई सर्कल में घूम रही है तो ये कौन सा मोशन हो गया? सर्कुलर मोशन हो गया. और हमें पता है कि सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं. लेट सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर सर्कल में ऐसे गोल घूम रहा है. तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है तो हम उसका डिस्टेंस क्या लेते हैं, कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज 2πr. सो लेट्स राइट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज इक्वल टू 2πr, क्योंकि पूरा एक चक्कर लगाया उसने. और उसका रेडियस कितना है वो हमें पता है. व्हाट इज द रेडियस? 10 सेंटीमीटर. क्योंकि ये सेंटीमीटर्स में है तो हमें इसे किस में चेंज करना है? मीटर्स पे. सो विल डिवाइड दिस 10 डिवाइड बाई 100, सो इट विल बिकम 0.1 मीटर. और टाइम भी हमें पता है कितना टाइम इसने लिया है. व्हाट इज द टाइम टेकन? दैट इज, कितना टाइम लिया है? 60 मिनट्स. and 60 minutes we know 60 into 60 that is 3600 seconds जो है उसे टाइम लगा है. तो अगर हमें स्पीड निकालनी है उसकी तो स्पीड, सिंपल फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड विद टाइम. हमें पता है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है 2πr एंड टाइम इज 3600. नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे? सिंपल वैल्यूज फिल करेंगे एंड विल बी एबल टू गेट द सॉल्यूशन. नाउ लेट्स सी, इसको इरेज कर लेते हैं. लेट्स इरेज दिस. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 पाई की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस इज 0.1 इंटू टाइम इज 3600. यू विल गेट 22 multiply 2, you will get 44 over 7, multiply 0.1 become 10 here and multiply 3600. So ultimately you will get 44 over 70 into 3600 meters per second. You solve this, it's simple mathematics. You divide 44 with 70 and 3600 and you will get, I have already solved, let me check. When you solve this you will get 0.0001744 meters per second. So that will be the answer for this question and that's a simple question. इसमें अगर आपको
स्किंटो वाली सुई जो है, सेकंड्स वाला जो हैंड है, उसके बारे में अगर आपसे पूछा गया है तो उसके लिए सेम है 2πr ही रहेगा, जो भी उसका रेडियस है वो ले सकते हैं। और जो टाइम है स्किंटो वाली सुई पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाती है 60 सेकंड्स, उसके लिए हमारा टाइम 60 सेकंड्स आ जाएगा। और जो अगर उसने आपको आवर्स वाला जो हैंड है, आवर्स हैंड, उसके बारे में पूछा है तो आवर्स हैंड कितना टाइम लगाता है पूरा एक चक्कर घूमने में, हाउ मच टाइम इट टेक्स 12 आवर्स। सो पूरा एक चक्कर घूमने में 12 घंटे लगेंगे उसे। मतलब ये घड़ी में अगर यहाँ पर 12 बजे है अभी, तो पूरा एक चक्कर घूम के रात के 12 बजे तक वो पूरे 12 घंटे लेगा। तो अगर आपको आवर्स हैंड पूछा है तो आप 12 घंटे लेंगे, पूरा एक चक्कर घूमने में उसे 12 आवर्स लगते हैं। और अगर उसने आपको मिनट्स हैंड पूछा है तो पूरा 1 घंटा लगेगा उसे घूम के आने में। और अगर उसने सेकंड्स हैंड पूछा है तो कितना टाइम लगेगा 60 सेकंड्स, मतलब 1 मिनट का टाइम लगेगा। तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को जो घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। लेट्स मूव टू अवर सेकंड क्वेश्चन। यू कैन राइट द क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, with a velocity of 30 meter per second. Calculate number 1 final velocity of the object, number 2 maximum height acquired by the object, and number 3 velocity of the object after 5 seconds. Well, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास सिंपल है, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर वाली डायरेक्शन में फेंका है, वर्टिकली अपवर्ड, मतलब ये मार्कर है मेरे पास, इसको मैंने ऊपर फेंका है। और हम पहले पढ़ चुके हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो वो कौन सा मोशन होता है? इट इज बेसिकली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, बिकॉज हमारा जो ऑब्जेक्ट है जब ऊपर जा रहा होता है तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट जा रहा होता है, ऊपर जा रहा है। तो उस केस में हम एक्सेलरेशन क्या लेते हैं? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेल, तो लेट्स इसको समझते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन सिंपल है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको ऊपर फेंका गया 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। सो यहाँ पर u की वैल्यू क्या हो जाएगी? u विल बी 30 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका है। और ऑब्वियसली मुझे पता है कि जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा इसकी स्पीड कम होती जाएगी, वेलोसिटी कम होती जाएगी, और जैसे ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो साफ ही पता चल रहा है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है, उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, और अल्टीमेटली जब वो टॉप पे पहुंच जाता है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 मीटर पर सेकेंड। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से कितनी दूर गया है ऊपर? s डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है, द ऑब्जेक्ट हैज ट्रैवल डिस्टेंस s। अब मेरा सेकंड टारगेट है कि मुझे s डिस्टेंस पता करना है, कितना मैक्सिमम वो ऊपर जाएगा ऑब्जेक्ट। तो वेल, मुझे पता है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर जा रहा है और उस अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग क्या लेंगे? जनरली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू इज 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन वी अप्रॉक्सीमेट इट इनटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर हम इसको थोड़ा कैलकुलेशन और इजी करने के लिए वी टेक 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेट्स सपोज द वैल्यू ऑफ a इज -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ द पिक्चर इज क्लियर। आई हैव एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन with the speed of 30 मीटर पर सेकेंड, एंड स्लोली द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है, और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टॉप पे जाके उसकी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई है? 0 मीटर पर सेकेंड। और हमें ये बताना है कि ऑब्जेक्ट कितनी ऊपर गया। जनरली जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं वो इसी में कंफ्यूज होते हैं कि u क्या है, v क्या है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, मान लीजिए आप पेन, ये मार्कर मेरे हाथ में है, तो ये ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि अभी इसकी स्पीड 0 है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकना है तो उस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ स्पीड होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर स्पीड कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड, मतलब ऑब्जेक्ट को 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका गया है। तो u जो है वो 30 है, और जब ऑब्जेक्ट ऊपर पहुंच जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, तब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब हमें ऐसे निकालना है कि मैक्सिमम हाइट वो कितनी रीच कर गया। इसके लिए हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, मैंने अपनी पिछली वीडियो में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एक्सप्लेन की थी। वो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब अगला स्टेप जो कन्फ्यूजन का है वो ये है कि कौन सा फार्मूला लगाएं, क्या हम s वाला फार्मूला लगाएं, या थर्ड इक्वेशन लगाएं, या सेकंड लगाएं, या फर्स्ट लगाएं, कौन सी इक्वेशन लगाएं।
तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होता है कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है और हम कौन सी इक्वेशन से ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर थर्ड इक्वेशन लगाता हूँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये इक्वेशन इसलिए लगाई गई है क्योंकि ये ज़्यादा ईजी है करना, क्योंकि अगर मैं सेकंड इक्वेशन लगाऊंगा तो मुझे u तो पता है लेकिन t नहीं पता, तो मुझे t पता करना पड़ेगा पहले, तो वो एक स्टेप और ऐड हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं सीधा थर्ड इक्वेशन लगाता हूँ। मुझे पता है फाइनल स्पीड कितनी है 0, सो इट विल बी 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड कितनी है, आई नो दिस इज 30 मीटर पर सेकेंड, सो 30 स्क्वायर into is equal to 2 into acceleration, I know it's minus 10, and displacement I need to find out. So it will become 0 minus 900 is equal to minus 20 into s. Now this will become minus 900 is equal to minus 20s. Minus 900 divided by minus 20 is equal to s, and you will get answer 0 and 0, minus and minus will cut, 0 and 0 will cut, and you will get 45 मीटर। मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 30 मीटर पर सेकंड एक बहुत ज़्यादा स्पीड है, इट्स वेरी ग्रेट स्पीड 30 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करके देखिए, आपको पता लगेगा कितनी तेज स्पीड है। 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो वो जब मैक्सिमम हाइट पहुंचता है तो उसकी स्पीड 0 हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। क्योंकि वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या आएगी, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट कितनी ऊपर पहुँच गया, इट हैज़ रीच्ड 45 मीटर। तो ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल थे। अब तीसरा क्वेश्चन है कि हमें ये बताना है कि 5 सेकेंडों के बाद आफ्टर 5 सेकेंड्स ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितना ऊपर, उसकी वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर 5 सेकेंड, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 5 सेकेंड्स। तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट 5 सेकेंडों बाद कहाँ पर होगा, क्या वो यहाँ पर होगा, बीच में होगा, क्या वो यहाँ पर होगा, क्या वो सबसे ऊपर होगा, क्या वो नीचे आ रहा होगा, क्या हो रहा होगा। क्योंकि जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकूंगा तो पहले वो ऊपर जाएगा, फिर उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, फिर वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो आई हैव टू डिसाइड कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। चलिए पहले हम ये पता कर लेते हैं कि जब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाता है तो इसे मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना टाइम लगता है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए कि उसे कितना लगा मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए, हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। व्हाट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। और मुझे पता है फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मेरी, 30 है, और एक्सेलरेशन क्या है, -10 इंटू टाइम। सो आई विल गेट 0 इज इक्वल टू 30 माइनस 10t। -10t इधर ले जाए तो क्या बन जाएगा, 10t इज इक्वल टू 30, और t क्या आ जाएगा 30/10, एंड दैट विल बी 3 सेकेंड्स। तो मेरे पास जो टाइम पीरियड है वो 3 सेकेंड है, मतलब 3 सेकेंडों बाद मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से ऊपर पहुँच गया, यहाँ से ऊपर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया, 3 सेकेंड खत्म हो गए मोशन के, 3 सेकेंड ओवर। अब हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि 3 सेकंड में वो ऊपर है, अब चौथे और 5वें सेकंड वो नीचे आएगा। तो अब हम ऐसे करते हैं, इसको सिचुएशन को चेंज कर लेते हैं थोड़ा। अब अज्यूम करते हैं हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर है, 3 सेकंडों के बाद ऑब्जेक्ट ऊपर होगा। अब हम ऊपर वाली स्पीड को इनिशियल स्पीड मान लेते हैं। मान लीजिए ये इनिशियल स्पीड है किसी ऑब्जेक्ट की 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो नीचे आ रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, नीचे आ रहा है। और कितने टाइम के बाद मुझे उसकी स्पीड पता करनी है, 2 सेकंडों के बाद उसकी स्पीड मुझे पता करनी है। सेम फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, और इस फार्मूले को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, देखिए हमारे पास v इज इक्वल टू u प्लस at फार्मूला है। इसमें मुझे पता है कि मुझे v पता करना है, फाइनल वेलोसिटी पता करनी है, v मुझे पता करना है, इनिशियल स्पीड कितनी है 0, और एक्सेलरेशन कितनी है 10। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, बच्चे कहेंगे कि आपने तो 5 सेकंड बाद पूछा है, लेकिन मैं यहाँ पे 2 फिल करूँगा। 2 क्यों फिल करूँगा, क्योंकि जब मैंने इसे ऊपर फेंका तो 3 सेकंड तो इसे ऊपर पहुँचने में लग गए, उसके बाद 2 सेकंड ये नीचे आएगा, टोटल 5 हो जाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। सो हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। सो ऐसा भी क्वेश्चन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स हमें पता चल रहे हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होती है, फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की जो है वो 0 हो जाती है। जब ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी जाता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है, और जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है। और किसी इंस्टेंट के ऊपर हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसे पता कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन विल बी अ ग्राफिकल क्वेश्चन। You can write the statement, find the total distance traveled by the object, find the total distance traveled by the object by using the velocity time graph shown below। तो हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जो दिया गया है हमें, इसको देखते हुए हमें ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्प्लेसमेंट बताना है कि ऑब्जेक्ट ने कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट किया है। दिस इज द वेलोसिटी
on other axis I am having time. This is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Time is given in seconds. Speed is given in meter per second. Speed is given in meter per second. क्वेश्चन तो वैसे बहुत सारे हैं, बट लेकिन कितने के मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ वो तो टाइम, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर वो अपलोड होने में प्रॉब्लम आता है. सो विल बी सॉल्विंग कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो पेट क्वेश्चन हैं, जो हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं. तो हमारे पास क्या है यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सेकंड्स में हमारे पास टाइम है. वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में गिवन है और हमारे पास ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे गिवन है. मीन्स यहाँ तक ये ऐसे है, उसके बाद ऐसे है. वेल दिस इज द ग्राफ. तो पहले तो हम ग्राफ को समझते हैं कि ग्राफ क्या बता रहा है. ग्राफ हमें ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है. इट्स अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. और ग्राफ ये बता रहा है कि पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 थी, उसके बाद धीरे धीरे ऑब्जेक्ट ने अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज किया और 4 सेकंडों बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकंड. क्योंकि हर सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 5 बढ़ रही है. पहले 5 हो गई, फिर 10, फिर 15, फिर 20, 1, 2, 3, 4. टाइम इंटरवल भी सेम है और वेलोसिटी का इंक्रीज जिस रेट पे वेलोसिटी हो रही है वो भी सेम है. तो ये वाला जो ग्राफ है ये हमें बता रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब इस ग्राफ में वेलोसिटी इक्वल रेट पर इंक्रीज हो रही है. दिस ग्राफ इज शोइंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. उसके बाद क्या हो रहा है, 4 सेकंडों के बाद क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, ऑब्जेक्ट उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है. द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग. पहले वेलोसिटी कितनी है 20 है और बाद में भी वेलोसिटी कितनी है 20 है. तो मुझे ये बताना है कि ऑब्जेक्ट ने कितनी दूरी तय की. मतलब पहले एक ऑब्जेक्ट था वो उसकी स्पीड 0 थी, उसने अपनी स्पीड बढ़ानी शुरू कर दी और बढ़ाता गया 4 सेकंडों तक उसने अपनी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड कर ली. और उसके बाद फिर उसने स्पीड बढ़ानी बंद कर दी और अगले 3 सेकंडों तक 1, 2 और 3 सेकंडों तक उसने अपनी वेलोसिटी को 20 मीटर पर सेकंड ही रखा. तो ऐसे केस में मुझे डिस्प्लेसमेंट कैसे पता करनी है. सिंपल है. अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और अगर आप उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लेते हैं, इफ यू कैलकुलेट द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट. सिंपल. ये हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जब ड्राइव की थी तो उसमें बेसिक हमने ये यूज किया था कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट. सो द सेम वे आई विल ट्राई हियर. आई नो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट. मुझे पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है. वेल तो हमारे पास यहाँ पर 2 एरियाज हैं. एक तो ये है ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल है और दूसरा मेरे पास यहाँ पर एक रेक्टेंगल है. इन दोनों का अगर मैं एरिया पता कर लूँ तो वो मुझे डिस्प्लेसमेंट बता देगा. वेल कैसे पता करेंगे इनका. लेट सपोज हम यहाँ लिख देंगे गिव्स डिस्प्लेसमेंट. सो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल. इसका नाम रख सकते हैं आप OAB. ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका नाम रख सकते हैं ABCD. तो अगर हम इस ट्राइंगल का और इस रेक्टेंगल का अगर हम लोग एरिया पता कर लेते हैं तो दैट विल गिव मी द डिस्प्लेसमेंट. तो कैसे पता करेंगे, मैं इसको रेज कर देता हूँ, फिर यहाँ पर ट्राइंगल और रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसका एरिया पता कर देता हूँ. लेट्स सी. पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं. हमारे पास ट्राइंगल क्या, कुछ ऐसा ट्राइंगल है, वो एक ऐसा रेक्टेंगल है. अब देखिए ये कितना है, दिस बेस कितना है, इसका बेस है 4 और इसकी हाइट कितनी है टोटल 20. दिस इज 20 और इसकी ये हाइट 20 है और इसके ये बेस कितना है 1, 2 और 3. 4 और 7 के बीच में कितना है 3. तो हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 1/2 इंटू बेस कितना है इसका 4, हाइट कितनी है 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 3. तो ऐसा आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 20 मल्टीप्लाई 2 40 प्लस 20 मल्टीप्लाई 3 60 एंड दैट विल गिव यू 100 मीटर. मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो 4 सेकंडों तक अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करता है और वेलोसिटी को 20 मीटर पर सेकंड करता है और उसके बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, मतलब उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन है. AC जो है, जो ग्राफ की जो लाइन AC है वो बताती है यूनिफॉर्म मोशन. ये रिप्रेजेंट कर रही है यूनिफॉर्म मोशन. अगर ऐसा केस आता है तो ऑब्जेक्ट कितनी दूर चला गया, वो चला गया 100 मीटर. बिकॉज ये 4 सेकेंड्स है, ये 20 है, तो 1/2 इंटू 4 इंटू 20 ये कटिंग हो जाएगी 40 आ जाएगा और इसकी 20 है हाइट और ब्रेथ कितनी है 3 है.
तो 20 × 3 60 मीटर्स, आंसर इज 100 मीटर्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, देर आर सो मेनी क्वेश्चन दैट वी कैन सॉल्व, बट द बेसिक प्रिंसिपल्स आर द सेम and the same principle can be used to solve all the questions present in this chapter. Thank you very much.